ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंगस पढ़ा था। तो आज हम फंगस की क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इधर देखना, फंजाई किंगडम जो है उसको आगे 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया, और ये 4 डिवीजन कौन कौन से होते हैं। पहला आएगा इसके अंदर फाइको माई सिटीज, दूसरा हाँ बेटा एस्को, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पहला आ जाएगा कौन सा, यहाँ पे फाइको, अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड दूसरा आ जाएगा कौन सा, यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज, फिर तीसरा आएगा बेसिडियोमाइसिटीज, एंड चौथा आएगा कौन सा, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, आगे ये जो फाइकोमाइसिटीज़ है इसके फर्दर यहाँ पे 2 क्लासेस बनाई गई थी, और उन क्लासेस के नाम क्या है। एक को हम बोलते हैं ऊमाइसिटीज, एंड एक को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे जाइगोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज के आगे फर्दर 2 क्लासेस होती है, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। एंड बाय द वे ऊमाइसिटीज के अंदर, अच्छा क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इन चारों क्लासेस के अंदर इनको हम अरेंज कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, है ना। सबसे पहले कौन इवॉल्व हुआ, फाइको, फिर एस्को, फिर बेसिडियो, फिर तो सबसे प्रिमिटिव फंजाई कौन सी होनी चाहिए, फाइकोमाइसिटीज। पर फाइकोमाइसिटीज में भी आपके पास 2 ऑप्शन है ना, तो आप लोग बोलोगे ऊमाइसिटीज। तो ऊमाइसिटीज को हम लिखेंगे दिस इज अ मोस्ट प्रिमिटिव फंजाई, मोस्ट प्रिमिटिव फंजाई। एंड इस ऊमाइसिटीज के कुछ जो मेंबर होते हैं, फ्यू मेंबर्स आर एक्वेटिक, एंड बाय द वे बड़ा अजीब लगेगा बोलना कि फंगस और वो भी एक्वेटिक, है ना, नहीं होता है। एक्वेटिक होना एल्गी का प्रॉपर्टी होता है, एंड फंगस का टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होता है। याद रखना ये बात, क्या बोला मैंने, फंगस का टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होता है और एल्गी का एक्वेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात, ये EIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको ऑप्शन पूछूं मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स के बारे में, है ना, तो फंगस के अंदर स्पोर्स कैसे बनने चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, फंगस नॉन टेरेस्ट्रियल होती है और टेरेस्ट्रियल के अंदर आपको नॉन मोटाइल स्पोर्स देखने को मिलेंगी। बट जो एल्गी होती है वो पानी में रहती है, पानी मतलब एक्वेटिक में रहती है, और एक्वेटिक के अंदर आप लोग जानते हो जू स्पोर्स बनते हैं, है ना। तो जू स्पोर्स बनाना ये कॉमन फीचर एल्गी का होगा, बट फंजाई का जो प्रॉपर्टी होगा वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाना। एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जैसे कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर्स, कोई परेशानी इसमें नहीं। तो अच्छा, फिर अब इनमें एडवांस फंगस कौन सी होनी चाहिए, इससे एडवांस कौन हुआ, एस्को से एडवांस कौन हुआ, बेसिडियो से एडवांस ड्यूटेरो नहीं होता है। सबसे मोस्ट एडवांस फंजाई कौन सी है, मोस्ट एडवांस्ड फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज होती है। जबकि ड्यूटेरी को तो हम लोग और क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्ट ही बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। जबकि हम बोलते हैं कि जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा तो बेटा ये तो फिर प्रिमिटिव कैरेक्टर हो गया ना, उल्टा, है ना। और बाय द वे हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, डस्टबिन ऑफ फंजाई किंगडम, डस्टबिन ऑफ फंजाई बोलते हैं। अब डस्टबिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार कोई भी फंगस जो आप डिस्कवर करती हो जिसके बारे में अभी आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है कि उसमें रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, राइट, तो उसको सबसे पहले इमिडिएटली हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। फिर समय बीतता है, जब उस फंगस के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो जाती है, रिसर्च होने के बाद पता चलता है कि उसके सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान वहाँ पे बनते हैं एस्कोस्पोर, है ना। तो फाइनली इसको फंगस को ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल के हम प्लेस कर देते हैं कहाँ पे, एस्कोमाइसिटीज में। या पता चलता है कि उसके जो जाइगोट बनते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, तो वहाँ से उसको उठा के प्लेस कर दिया जाता है कहाँ पे, जाइगोमाइसिटीज के अंदर। या फिर सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान बनते हैं बेसिडियोस्पोर, तो उसको प्लेस कर दिया जाता है कहाँ पे, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ड्यूटेरोमाइसिटीज तो एक टेम्पररी क्लास हो गई ना, टेम्पररी, है ना। फंगस को बस हम रखते हैं, फिर उसके बाद में जैसे ही उसकी पूरी स्टडी हमें पता चल जाती है
तो हम लोग उसको निकाल के किसी और ग्रुप के अंदर प्लेस कर देते हैं, कोई परेशानी। तो दैट्स वाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डस्टबिन ऑफ फंजाई किंगडम। अच्छा, अब इसके बाद इसमें एग्जाम्पल पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ओमाइसिटीज़ के अंदर और जाइगोमाइसिटीज़ में आप सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल याद रखना। यहाँ पे आता है राइजोपस और म्यूकस। राइजोपस या एक एग्जाम्पल आएगा कौन सा, यहाँ पे म्यूकर। राइजोपस देखा है कभी आपने, देखा है, रोटी खाते हो तो उसके ऊपर काले कलर की फंगस लग जाती है, हाँ, रोटी के ऊपर। तो दैट्स वाई हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, इसको या तो आप ब्रेड मोल्ड बोल दीजिए, और या फिर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लैक मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, या फिर बोला जाएगा। और म्यूकर जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, है गाय के गोबर पे। सो दैट्स वाई हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, डंग मोल्ड। और इसकी माइक्रोस्कोपी करने पर ये डायग्राम बिल्कुल आपको आल्पिन दिखाई देते हैं, है ना। तो इस फंगस का जो माइसिलियम होता है, हाइफी जो होता है, वो आल्पिन जैसा बनता है। सो दैट्स वाई इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, पिन मोल्ड भी बोलते हैं। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। अब पंजाब सरसों की खेती, है ना, और सरसों के ऊपर एक इन्फेक्शन हो जाता है किसका, एल्बुगो कैंडिडा का, सिस्टोपस कैंडिडस, ठीक है। खैर एल्बुगो कैंडिडा जो है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो पत्तियों के ऊपर आपको व्हाइट कलर का पाउडर दिखाई देगा। वो पाउडर मतलब स्पोर्स की बात हो रही है ना, हाँ, तो उसको हम एल्बुगो कैंडिडा को और क्या बोलते हैं, वाइट रस्ट भी बोलते हैं। और वो बिलोंग करता है कहाँ से, ओमाइसिटीज से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा कौन सा, एल्बुगो कैंडिडा। एंड एल्बुगो कैंडिडा ये कहाँ इन्फेक्शन करता है, मस्टर्ड के अंदर। तो ये मस्टर्ड में इन्फेक्शन कॉज करता है, और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वाइट रस्ट, वाइट रस्ट, क्योंकि इसके स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं ना, सफ़ेद पाउडर जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इसमें एक और एग्जाम्पल आता है कौन सा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ये कभी आपने सुना है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ये एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं क्या, आयरिस, है ना। और उसमें हुआ क्या था, 19 शायद 42 या 45 की बात है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे जो अकाल पड़ा था, वो अकाल किसकी वजह से हुआ था, इसकी वजह से। और बेसिकली इसने क्या किया था, फंगस ने ये इन्फेक्ट करती है आलू को, है ना। सो दैट्स वाई हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये डिजीज कॉज करता है। अच्छा, ये लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट क्या होता है, प्लांट के जो लेटर स्टेज में जाके इन्फेक्शन करे, है ना, एडल्ट वाली फेज में जाके इन्फेक्शन करे तो उसको बोलते हैं लेट फेज। और अर्ली फेज मतलब जो प्लांट के सीड जर्मिनेशन के बाद अर्ली फेज में जो इन्फेक्शन करे उसको बोलते हैं अर्ली ब्लाइट, है ना। तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कोई परेशानी इसमें। और इसमें एक और सैप्रोलेग्निया भी होता है जो एक्वेटिक फंगस होती है ना, वो मत याद करो, काम की नहीं है। चलो, राइजोपस म्यूकर, और यहाँ पे याद रखना एल्बुगो कैंडिडा और फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, कोई परेशानी यहाँ पे। इसको याद करना सबसे आसान है, ड्यूटेरोमाइसिटिस, इसको याद रखना CAT कैट, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम क्या करता है ये, आपने शुगर केन देखा है, कभी देखा है, वो अंदर से लाल हो जाता है, वो इस फंगस का इन्फेक्शन है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। फिर एक आता है इसमें अल्टरनेरिया, और एक आ जाएगा ट्राइकोडर्मा। अब ट्राइकोडर्मा हम क्लास 12th में 2 बार पढ़ते हैं। एक ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम पढ़ते हैं जहाँ से साइक्लोस्पोरिन E ऑब्टेन किया जाता है, और एक ट्राइकोडर्मा ह्यूमन हेल्थ में भी पढ़ते हैं जहाँ से स्किन इन्फेक्शन होता है ना। हाँ, तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है ड्यूटेरोमाइसिटिस से, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आपको एग्जाम्पल 3 ही याद रखने हैं। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल आ जाएगा, यहाँ पे मशरूम जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एगेरिकस,
मशरूम या फिर इसको बोलते हैं एगेरिकस। एंड दूसरा एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पे यूस्टिलिगो। एंड यूस्टिलिगो ये एक्चुअली इसको बोलते हैं स्मट फंजाई। आप भुट्टा खाते हो, हाँ, तो ये बेसिकली जो मेज़ होता है उसको इन्फेक्शन करता है। जैसे मान लो आपने भुट्टा कभी छीला है और अंदर पता चला कि एक मशरूम जैसा काली कलर की मशरूम जैसे ग्रो कर दी है, तो वो कौन होती है? यूस्टिलिगो। तो यूस्टिलिगो को हम लोग और क्या बोलते हैं? स्मट फंजाई भी बोलते हैं। स्मट बेसिकली इसके पूरे ग्रुप को बोला जाता है ना। और फिर तीसरा इसमें आता है और एक एग्जाम्पल पक्सीनिया। ये एग्जाम्पल याद है, इतने ही याद रखना बट इम्पॉर्टेंट है। एंड पक्सीनिया इसको बोलते हैं ब्लैक रस्ट। जैसे उसको हमने वाइट रस्ट बोला था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक रस्ट। और ये बेसिकली इन्फेक्शन करता है गेहूं को। किसको? हाँ, वीट इन्फेक्शन कॉज करता है कौन? पक्सीनिया। तो पक्सीनिया कहाँ से बिलोंग करता है ना? तो ये याद रखना कौन सा? इसमें एगेरिकस, यूस्टिलिगो, पक्सीनिया। एगेरिकस, यूस्टिलिगो, पक्सीनिया, याद रखना तीनों एग्जाम्पल। फिर इसके अलावा आप ईस्ट को जानते हो? अब ईस्ट तो आप लोग जानते हो यूनिसेल्युलर होता है ना, पर वो हमेशा यूनिसेल्युलर नहीं होता है। वो रिप्रोडक्शन के दौरान कैसा हो जाता है? मल्टी सेल्युलर हो जाता है। दैट्स वाई उसको हम प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर प्लेस नहीं करते। तो ईस्ट को आप कहाँ प्लेस करोगे? तो ईस्ट के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान बनते हैं एस्कोस्पोर। दैट्स वाई जो ईस्ट है उसको कहाँ पे रखा जाता है? एंड ईस्ट में आपने एग्जाम्पल जानते हो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी है ना, सेक्रोमाइसिस इलिप्सॉइडेंस है ना, जिसको वाइन ईस्ट भी बोलते हैं। खैर, ईस्ट हो गया। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल आता है कौन सा? पेनिसिलियम, जिससे ऑब्टेन हुआ था क्या? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी है ना। और इसके अलावा इसमें आ जाएगा एस्परजिलस है ना, एस्परजिलस। और एस्परजिलस जो है, इससे बेटा लेबोरेटरी में काम करने वाले बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं लैब वीड। अभी भी इस हवा के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी फंगस के स्पोर्स है तो वो एस्परजिलस है। अगर आप लेबोरेटरी में काम करोगे तो चाहे प्लांट टिश्यू कल्चर करो चाहे बैक्टीरिया कल्चर करो, उसमें एक सफ़ेद रंग की फंगस अपने आप ही जो साथ साथ कंटामिनेशन के तौर पे ग्रो हो जाती है, वो कौन सी होती है? एस्परजिलस। तो सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन जो है वो लैब में कौन करता है? एस्परजिलस। तो उसको बोलते क्या है? एस्परजिलस लैब वीड। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल आता है, ये आपका क्या बोलते हैं इसको? LSD कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? LSD कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिस से ना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ जाएगा कौन सा? क्लेविसेप्स आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से हम लोग क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है ना। और LSD की फुल फॉर्म क्या है? लेसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड है ना। तो ये क्लेविसेप्स परप्यूरी से ऑब्टेन किया जाता है। और इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा न्यूरोस्पोरा। एंड न्यूरोस्पोरा को बोला जाता है क्या? ड्रोसोफिला ऑफ जेनेटिक्स। क्यों? ड्रोसोफिला ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि जब जेनेटिक्स की बात आती है, तो जब इंसेक्ट की बात आती है तो सबसे ज़्यादा स्टडी क्या हुआ है? मॉर्गन, ड्रोसोफिला, याद आ रहा है? फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जब आप फंगस की बात करती हो और जब जेनेटिक्स की बात करती हो, तो सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स के अंदर यहाँ पे एज अ इंटेंसिवली बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है क्या? न्यूरोस्पोरा। तो ड्रोसोफिला की तरह यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स के अंदर। सो दैट्स वाई हम लोग इसको बोलते क्या है? ड्रोसोफिला ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। कोई परेशानी नहीं। और उसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल और आएगा, मैं बोल के हो गई, एक लास्ट एग्जाम्पल और इसमें, यस, मॉर्सेला और टफेल्स। मॉर्चेला जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? मोरेल्स। और एक आता है एग्जाम्पल कौन? टफेल्स। ये नीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना। मॉर्चेला मोरेल्स का साइंटिफिक नेम है ना। तो अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर मोरेल्स और टफल्स आपको बिल्कुल दिखते मशरूम के जैसे, पर गलत फहमी मत पालना, क्योंकि मशरूम तो बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसिटी से, और ये बिल्कुल कलरफुल मशरूम होती है ना, लाल पीली नीली ऐसे कलर की दिखाई देती है। और ये भी मशरूम की तरह क्या होता है?
एडिबल होता है ठीक है फंगस, कोई परेशानी इसमें। तो ये तो हो गई हमारे एग्जाम्पल के बारे में। तो इसमें आप क्या याद रखोगे, एल्बुबो कैंडिडा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, राइजोपस म्यूकर, और उसको याद रखना सीएटी कैट, कॉलेटोट्राइक्रम, ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। और एग्जाम्पल याद रखना कौन सा, मशरूम यूस्टिलिगो पक्सिनिया, मशरूम यूस्टिलिगो पक्सिनिया। अब इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल है, तो इसको याद करने के लिए मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक चाहिए आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स और टफल्स। कोई परेशानी इसमें नहीं। अच्छा, अब इसमें क्लासेस के बाद हम एग्जाम्पल के बाद हम डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपको कुछ पढ़ाया था फंगस की, आपने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हाँ, बस उसी का अब रिवीजन होने वाला है। तो बताइए फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो उसका माइसिलियम होता है वो कैसा होगा। करो याद, वेरी नाइस, कैसा होगा। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हाइफी के बारे में। तो यहाँ पे हाइफी आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ब्रांच, ई सेप्टेड और मल्टी न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक, मल्टी न्यूक्लियोटाइड या फिर सिनोसिटिक। और सिनोसिटिक का क्या मतलब होता है, जो एक न्यूक्लियस है डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस हुए, फिर से न्यूक्लियर डिवाइड हुआ, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, है ना। तो जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से मल्टी न्यूक्लियोटाइड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक बोलते हैं, है ना। खैर ये हो गया। यहाँ पे बताओ माइसिलियम कैसा होगा, ब्रांच होगा, पर इसमें सेप्टा प्रेजेंट होंगे, और सेप्टा भी कौन सी होंगी, सिंपल सेप्टा होगा कि डोलीपोर, सिंपल सेप्टा, और कैसा होगा, यूनिन्यूक्लियोटाइड। एंड यूनिन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो प्राइमरी माइसिलियम होगा वो लॉन्ग लिव्ड होगा और सेकेंडरी माइसिलियम क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। यहाँ पे आ जाओ बेसिडियोमाइसिटीज में, तो यहाँ पे आपने देखे थे कौन से, डोलीपोर सेप्टा, क्या देखे थे, तो बना देते हैं डोलीपोर सेप्टा। तो ये डोलीपोर सेप्टा दिखाई दे रहे हैं, और इसमें न्यूक्लियस कितने होंगे, तो यहाँ पे आपको हर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पे कंडीशन कैसी होगी, बाई न्यूक्लियोटाइड। एंड बाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब सेकेंडरी माइसिलियम इसमें लॉन्ग लिव्ड होगा और प्राइमरी माइसिलियम इसमें शॉर्ट लिव्ड होगा। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, फिर इधर ड्यूटेरो हमने बोला था कि ज़्यादा रिजेंबल करता है किससे, एस्को से, तो इसका भी माइसिलियम जो है वो कैसा होगा, हाइफी, सेप्टेट होगा, सिंपल सेप्टा होगा, यूनिन्यूक्लियोटाइड होगा। कोई परेशानी इसमें नहीं। तो ये तो चलो हो गई इसकी हाइफी के बारे में बात। अब दूसरा इसमें हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल तो एज इट इज़ किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, पर इसमें क्या सोचना, यहाँ पे भी काइटिन है, इसमें भी काइटिन है, यहाँ पे भी सेल वॉल क्या है, काइटिन है, और इस तरफ भी सेल वॉल क्या है, काइटिन है, पर एक एक्सेप्शन। तो फाइकोमाइसिटीज़ में हमने ओमाइसिटीज़ पढ़ा था, हाँ। तो ओमाइसिटीज़ की जो फंगस होती है, जिसको आप बोला था एल्गल, और सॉरी एक्वेटिक बोला था, और एक्वेटिक कौन होता है, एल्गी। तो इसको ऐसे याद रख लेना कि वो भी एक्वेटिक, एल्गी भी एक्वेटिक, एंड दोनों की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा कौन सा, ओमाइसिटीज़। एंड ओमाइसिटीज़ में ये बना होता है किसका, सेलुलोज का। सो दैट्स वाई ओमाइसिटीज़ को हम लोग और क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई। ओमाइसिटीज़ को और क्या बोला जाएगा, एल्गल फंजाई। एक फंगस जो एल्गी की तरह, पहली बात तो एक्वेटिक है, इसके कुछ मेंबर एक्वेटिक होते हैं, एंड प्लस साथ इनके सभी मेंबर की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। कोई परेशानी इसमें नहीं। चलो तीसरा हम बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? फ्रेगमेंटेशन। तो वो फ्रेगमेंटेशन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, इसके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, इसमें भी आपको फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको फ्रेगमेंटेशन मिलेगा। तो इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, है ना। अब वेजिटेटिव के बाद हम बात करते हैं ए सेक्चुअल प्रोडक्शन के बारे में। और ए सेक्चुअल प्रोडक्शन के दौरान क्या बनता है? यहाँ पे बनते हैं स्पोर्स, जिसमें आपने पढ़ा था कोनिडियोस्पोर्स, नहीं सॉरी कोनिडियोस्पोर नहीं, स्पोरेंजियोस्पोर, और पढ़ा था कोनिडिया के बारे में, है ना। तो उसमें यहाँ पे हम बोलेंगे कि बनते क्या है, मेनली तो बनते स्पोरेंजियोस्पोर, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने स्पोरेंजियोस्पोर का एग्जाम्पल क्या लिखा था? राइजोपस और म्यूकर, याद है? हाँ, और इसका मेंबर का एग्जाम्पल क्या था? राइजोपस और म्यूकर। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? स्पोरेंजियोस्पोर। पर जब बात आ रही है ओमाइसिटीज की, तो हमने बोला कि इसके कुछ मेंबर एक्विटिक होते हैं, और जब पानी होगा तो पानी के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, एंड फ्लैजिलेटेड स्पोर्स को क्या बोला जाएगा? जू स्पोर्स। तो इसके अंदर यहाँ पे जू स्पोर्स भी यहाँ पे बन सकते हैं, पर जू स्पोर बनना वेरी वेरी रेयर प्रॉपर्टी है, क्योंकि फंगस होती है कैसी है? टेरेस्ट्रियल, उसमें जू स्पोर्स नहीं बनते। और रेयर का मतलब क्या हो गया? इन फ्यू मेंबर ऑफ ओमाइसिटीज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। कोई परेशानी इसमें नहीं। यहाँ पे आ जाओ, तो इसके अंदर क्या बनते हैं? यहाँ पे कोनिडिया बनते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बोला था एस्कोड्यूटेरियो सेम सेम, तो यहाँ पे भी क्या लिखना है? इसमें कोनिडिया लिखना है। तो अब बचा क्या इसमें? है बचा इसमें कौन सा? बेसिडियो। इसमें क्या लिखूँ मैं? बेसिडियो माइसिटीज जो है वो बकवास मानती है किसको? स्पोर फॉर्मेशन को। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मे बी। तो बेसिडियोमाइसिटीज जो है वो ज़्यादा उसका फेवरेट काम क्या है? सेक्चुअल प्रोडक्शन करना। उसको ए सेक्चुअल प्रोडक्शन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जैसे आपने अभी पढ़ा था कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में जैसे ही सेक्चुअल प्रोडक्शन एब्सेंट होता है ना, वैसे ही बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ई सेक्चुअल प्रोडक्शन एब्सेंट होगा यहाँ पे, है ना। वो कोनिडिया, या अगर बनेंगे भी तो कभी कभी कोनिडिया बन सकते हैं, पर वो बनाना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें रिप्रोडक्शन आपको एक तो मिलेगा फ्रेगमेंटेशन, और एक मिलेगा कौन सा? सेक्चुअल प्रोडक्शन। ई सेक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा? एब्सेंट होगा। कोई परेशानी इसमें? तो नेक्स्ट चौथा पांचवा डिस्कस करते हैं यहाँ पे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बेटा 5 टाइप होते हैं, है ना। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, फिर एक आता है इसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, एक आता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, फिर आता है सोमेटोगैमी, और एक होता है स्पर्मेटाइजेशन। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। पिछले 10 सालों से मैंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। मैं इसमें से सिर्फ आपको एक ही टाइप पढ़ाऊंगी, दैट इज द सोमेटोगैमी, जो काम की बात है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में जब हमने सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने गैमेट्स का फ्यूजन पढ़ा था, साइटोगैमी और कैरियोगैमी पढ़ा था। हाँ, तो हमने बोला था कि इसके अंदर कैरियोगैमी क्या होगा? इमीडिएट फ्यूजन होगा। इसमें कैरियोगैमी क्या होगी? कैरियोगैमी यहाँ पे इमीडिएट फ्यूजन होगा, इसमें इमीडिएट फ्यूजन होगा। पर एस्कोमाइसिटीज के अंदर हम बोलेंगे कि यहाँ पे कैरियोगैमी क्या होती है? डिले होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंडीशन कौन सी डेवलप होती है? N+N, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? डाइकैरियोन। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? कैरियोगैमी डिले मिलेगी, मतलब कंडीशन N+N डेवलप होगी, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन डाइकैरियोन डेवलप होगा, ठीक है। और इधर आ जाओ, तो हम तो बोलेंगे कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ये तो एब्सेंट होता है। इसमें ये एब्सेंट है तो इधर इसमें ये एब्सेंट है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई परेशानी इसमें नहीं? चलो, अब इसमें से मैं आपको सिर्फ यहाँ पे लाइफ साइकिल जो है वो बताऊंगी किसका? इनका। एक तो एस्कोमाइसिटीज का, और एक लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे किसका? मशरूम का, बेसिडियोमाइसिटीज का। और बाय द वे एक एनसीईआरटी में और लाइन लिखी होगी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे है? मिनरल्स रिसाइकलिंग के अंदर। ड्यूटेरोमाइसिटीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे नेचर में क्या है?
दैट इज मिनरल्स रिसाइकलिंग, मतलब ये मेनली क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं। पर बेसिडियोमाइसिटी जो है वो ज़्यादातर ग्रो करता है कहाँ पे, लकड़ी के ऊपर, है ना। तो जैसे वुड होती है, वुड को सड़ाना, लकड़ी को डीकम्पोज करना। पर कभी कभी ये खतरनाक चीज़ देखी जाती है कि एक जिंदा प्लांट को डीकम्पोज कर सकता है। एक प्लांट जो जिंदा है, इवन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो ट्री होते हैं उन ट्री के नियर बाई जो है वहाँ पे ग्रो हो जाता है कौन, मशरूम। तो इवन इसके पास ये ताकत होती है क्या, कि जिंदा प्लांट तक को ये डीकम्पोज कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम के बारे में। क्या ये टॉपिक टफ था? नहीं, बस इसके बाद ये खत्म हो जाएगा मशरूम, मतलब फंगस खत्म, इतना ही था इसमें टॉपिक। अच्छा, मशरूम में आप जो खाते हो ना वो एग्जैक्टली है क्या? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मशरूम के अंदर वो एडिबल पार्ट होता क्या है जो आप मार्केट से परचेज करके लाते हो, फिर जिसकी सब्जी बनाते हो, कौन सा? तो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम, या फिर बोल दो एगेरिकस। चलो इधर देखिए ध्यान से। यहाँ मशरूम का अभी मैंने बोला था कि हाइफी कैसा होता है, बाई न्यूक्लिएटेड, पढ़ाया था, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब देखना इधर, ये जैसे हाइफी है और अभी फिलहाल इसमें न्यूक्लियस कितने, मतलब हर एक सेल जो है उसमें न्यूक्लियस कितने, एक न्यूक्लियस है, मतलब ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। तो क्या मैं इसको प्राइमरी माइसिलियम बोल सकती हूँ? फिर मैंने एक और ग्रीन कलर का बनाया है और इसमें भी मैंने न्यूक्लियस कितने बनाए, हर सेल में एक ही बनाया, तो मतलब ये क्या होगा, यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। एंड यूनी न्यूक्लिएटेड के लिए टर्म हम क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी माइसिलियम टर्म यूज़ करते हैं। और अभी हमने बोला था कि इसमें प्राइमरी माइसिलियम जो है वो क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। ये इस स्टेज में मशरूम रहना पसंद नहीं करती है। तो अब क्या होगा, ये दोनों माइसिलियम जो है एक दूसरे के पास आएंगे, इनके बीच की कॉमन वॉल डिजॉल्व हो जाएगी और कोई एक अपने न्यूक्लियस जो है वो दूसरे वाले को ट्रांसफ़र कर देगा। तो जिसको ट्रांसफ़र करेगा वो बाइन्यूक्लिएटेड हो जाएगा और जिसने ट्रांसफ़र किया वो मारा जाएगा। कैसे? देखो, ये दोनों माइसिलियम एक दूसरे के पास आएंगे और फिर हमने बोला था कि इसके बीच की कॉमन वॉल डिजॉल्व हो जाएगी। तो ये कॉमन वॉल डिजॉल्व कर दो। डिजॉल्व करने के बाद ये न्यूक्लियस मान लो इधर ट्रांसफ़र हो गए ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र हो जाने के बाद जो ब्लैक वाला होगा वो तो बिना न्यूक्लियस के मारा जाएगा। मरने के बाद बचा कौन, सिर्फ ग्रीन। अब ग्रीन वाला जो हाइफी होगा उसमें एक न्यूक्लियस था उसका खुद का ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, बट एक न्यूक्लियस कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। तो इस तरह से बताओ ये क्या बन गया, ये तो बन गया सेकेंडरी माइसिलियम, नहीं बन गया। और ये इसमें क्या होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है और काफ़ी लंबे समय तक ये इसी फॉर्म में सर्वाइव करेगा। और इसमें जो माइसिलियम यहाँ पे है ना न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करता है उसको बोलते हैं हम प्लस स्ट्रेन, एंड जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है उसको बोलते हैं माइनस स्ट्रेन। जो डोनेट कर रहा है उसको प्लस बोलेंगे एंड जो रिसीव कर रहा है उसको माइनस बोलेंगे। तो ये प्लस स्ट्रेन हो गया और ये वाला माइनस स्ट्रेन हो गया। और फिर उसके बाद में जो प्लस स्ट्रेन होगा वो तो डिग्रेड हो जाएगा, बचा कौन, सिर्फ है ना माइनस स्ट्रेन, जो क्या हो गया, बाइन्यूक्लिएटेड हो गया, है ना। अब इसी फॉर्म में लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। अब इसके बाद क्या, अब जैसे मशरूम है तो अगर मान लो कि आपके पास सॉइल है ये वाला, है ना, या फिर इसका कोई सबस्ट्रेटम है, जैसे मान लेते कि ये सॉइल है। अब इसके अंदर ये जो माइसिलियम आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, जो फिलहाल कैसा है, बाइन्यूक्लिएटेड है। तो अब इसके बाद ये क्या करेगा, सॉइल से बाहर ग्रो करेगा।
एंड सॉइल से बाहर ग्रो करके माइसिलियम जो है इधर 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 ग्रो करके ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। तो ये मशरूम बाहर आ गई है ना। तो मशरूम के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको कवरिंग को हम बोलते हैं पाइलियस, PILLEUS, पाइलियस, जो काम की नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, अब मशरूम को यूं उल्टा करके देखो ऐसे, तो मशरूम को उल्टा करके देखोगे तो उसके नीचे आपको ब्लैक कलर की लाइनिंग दिखाई देती है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लाइन इंपॉर्टेंट है ये वाली। और इन ब्लैक कलर की लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? गिल्स। ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, ये गिल्स इंपॉर्टेंट है अब। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब इसमें डेवलप होंगे यहाँ पे स्पोर्स, है ना। तो यहाँ पे दीज आर गिल्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये काम करते हैं, इसका एक अलग से डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो एक किसी ब्लैक लाइन का डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे मान लो कि 1 गिल हो गया और एक गिल को हम क्या बोलते हैं? गिल्लस, ठीक है। तो ये 1 गिल हो गया। अब 1 गिल को अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर अब यहाँ पे डेवलप होते हैं इस तरह से आउट ग्रोथ, और ये यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर। और इन बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते क्या है? बेसिडिया। क्या बोलते हैं? बेसिडिया। एंड सिंगुलर हो जाएगा बेसिडियम। सिंगुलर क्या हो जाएगा? बेसिडियम। एंड प्लूरल क्या हो जाएगा? बेसिडिया। अब फाइनली देखना ध्यान से, आपको नहीं लग रहा है कि ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है? जहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने देखी है कि बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मैंने कोई ना तो सेक्स ऑर्गन बनाया है और ना ही मैंने कोई गैमेट्स बनाया है। इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों ने क्या नोटिस की कि इसकी बॉडी की सेल्स ही एज इट इज़ गैमेट्स का काम कर रही है। फंगस खुद ही हैप्लॉइड होती है और गैमेट्स भी हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे बॉडी की सेल्स ही डायरेक्टली किसकी तरह रोल प्ले कर रही है? गैमेट्स की तरह। तो ये मान लो मेल गैमेट्स है, ये मान लो फीमेल गैमेट्स है। तो यहाँ पे गैमेट्स का क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है ना। पर गैमेट्स के फ्यूजन के दौरान आपने देखा कि साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया इनका, पर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। एंड न्यूक्लियस जब फ्यूज नहीं हुआ है तो यहाँ पे कंडीशन क्या डेवलप हो गई? N+N। और इस N+N कंडीशन को आप लोग बोल क्या रहे हो? डाइकैरियन, सेकेंडरी माइसिलियम बोल रहे हो। अब ये न्यूक्लियस कब फ्यूज होंगे? यहाँ तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, न्यूक्लियस कब फ्यूज होगा? है बहुत बाद में। तो देखो बहुत बाद में अब इसको याद आएगी न्यूक्लियस फ्यूज करने की, है ना। तो अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ध्यान से सुनना, अब कहाँ पे ट्रांसफर कर दिए गए? है बेसिडिया के अंदर न्यूक्लियस ट्रांसफर कर दिए गए। कहाँ पे? और ये न्यूक्लियस कैसे? हैप्लॉइड है, N और +N, है ना, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये दोनों यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे और N और N फ्यूज होने के बाद क्या बन जाएगा? तो फाइनली ये बन गया 2N। एंड 2N क्या होता है? ये तो जाइगोट होता है। क्या होता है? तो ध्यान रखना, एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन कहाँ पे होता है? बेसिडिया में। जाइगोट कहाँ पे बनता है? बेसिडिया में। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम हो गई कि फंगस तो हैप्लॉइड होती है, पर यहाँ पे तो जाइगोट जो बना है वो डिप्लॉइड है। तो वापस क्या करो? इसको हैप्लॉइड करो। तो डिवीजन कौन सा करेंगे? मियोसिस। क्या करेंगे? मियोसिस। तो एक जाइगोट में मियोसिस होगा जिससे 4 सेल डॉटर सेल्स बनती है, पता है ना। मियोसिस से 4 सेल्स बनती है। तो यहाँ से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? इसमें 1, 2, 3 और 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इस प्रोसेस को आप बोलोगे क्या? जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलोगे? तो यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस हुआ और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब जरा देखना कि इन हैप्लॉइड न्यूक्लियस का क्या होगा। इन हैप्लॉइड न्यूक्लियस का क्या हुआ? आपको नहीं लगता है कि इस बेसिडिया के अंदर ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस बाहर किनारे पे धकेल दिए गए, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना। और बाहर धकेलने के बाद ये सारे यहाँ से क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होने के बाद इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिडियोस्पोर्स। तो ये बेसिडियोस्पोर्स यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। तो ये फॉर्म क्या हो रहे हैं यहाँ पे? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये इसमें बन रहे हैं क्या? बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं। और ये बेसिडियोस्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे।
बेसिडियो स्पोर्स। अभी हैप्लोइड बेसिडियो स्पोर्स यहाँ से रिलीज कर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद जहाँ पे भी उनको नया सबस्ट्रेटम मिलेगा वहाँ पे ये ग्रो होंगे, जर्मिनेट होंगे एंड जर्मिनेट होने के बाद वापस एक माइसिलियम बना देंगे। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, जर्मिनेशन। और उसके बाद वापस क्या बनाएंगे, माइसिलियम। पर हमने बोला था इसमें प्राइमरी माइसिलियम शॉर्ट लिव्ड होगा, वो इमिडिएटली फ्यूज होने के बाद कैसा हो जाएगा, बाइन्यूक्लिएटेड हो जाएगा। कोई परेशानी, हो गया मशरूम का लाइफ साइकिल कंप्लीट। अब यहाँ पे नीट एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन क्या है, देखो, क्या इस पूरे प्रोसेस के दौरान बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर यहाँ पे कोई भी सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए हैं क्या? वेरी नाइस। तो बेसिडियोमाइसिटीज में होता भले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बट उसमें कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं होते। नो सेक्स ऑर्गन नो गैमेट्स फॉर्मेशन, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। कोई परेशानी इसमें? तो इस सेक्सुअल प्रोडक्शन को हम बोलते क्या है, सोमेटोगेमी। सोमेटो मतलब क्या होता है, सोमेटिक सेल्स, जो खुद एज इट इज रोल प्ले कर रहा है किसका, गैमेट्स का। सो दैट्स वाई इसको क्या बोला जाएगा, सोमेटोगेमी। कोई परेशानी? तो इसमें सोमेटिक बॉडी जो है उसकी जो वेजिटेटिव सेल्स है, सोमेटिक जो सेल्स है वो एज इट इज जो है रोल प्ले कर रहा है किसका, गैमेट्स का। डायरेक्टली उसमें क्या हो गया, फ्यूजन। पर फ्यूजन पहले किसका होगा, साइटोप्लाज्म का। अभी फ्यूजन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है ना। एंड साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे डाइकैरियोन कंडीशन स्टैब्लिश हो जाएगी, जिसको आप बोलते हो क्या हो, जिसको आप बोलते हो सेकेंडरी माइसिलियम। अभी सेकेंडरी माइसिलियम जो है वो ग्रो होगा एंड ग्रो होने के बाद में ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूँ क्या, आप लोग क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे बेसिडियो स्पोर जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको बोलते क्या, बेसिडिया। अब ये हमने एक गिल के अंदर बेसिडिया बनाए बहुत सारे, सोचो यहाँ पे गिल्स क्या है, बहुत सारे, तो उसमें बेसिडिया क्या होंगे, बहुत सारे। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ बेसिडिया के लिए टर्म हम यूज़ करते हैं बेसिडियो कार्प। क्या टर्म यूज़ करते हैं? तो मशरूम के अंदर जो आप खाते हो वो बेसिकली क्या है, तो इसमें मशरूम का बेसिडियो कार्प जो होता है वो क्या होता है, इसका एडिबल पार्ट होता है। समझ आ गई? ठीक है। एंड बेसिडियो कार्प क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ बेसिडिया जो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, गिल्स के ऊपर, है ना। मशरूम को उल्टा करके देखो दो, अगर इसमें एक गिल्स को देखो तो एक गिल्स के अंदर आपको बहुत सारी बेसिडिया मिलेंगी, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और मैंने बोला था कि इसके अंदर न्यूक्लियस को इन बेसिडिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ था, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ था। न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ पे, बेसिडिया के अंदर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पे होगा, बेसिडिया में। फिर जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, है बेसिडिया के अंदर। और फिर जाइगोट तो डिप्लॉयड होता है पर फंगस तो हैप्लॉइड होती है। तो अब मियोसिस होगा जाइगोट में, एंड जाइगोट में होने वाली मियोसिस को क्या बोला जाएगा, जाइगोटिक मियोसिस बोला जाएगा। एंड जाइगोटिक मियोसिस होने के बाद यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जो यहाँ से बेसिडिया से बाहर निकल जाएंगे। जैसे बडिंग नहीं होती है ना, बडिंग करके जैसे बाहर निकलते हैं, तो बिल्कुल इनको किनारे पे ट्रांसफ़र करके इनको धकेल के बाहर निकाल दिया जाएगा। जब बाहर निकलते हैं तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे हनुमान जी का वैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो एग्जैक्टली इस वजह से हम बेसिडियोमाइसिटीज को और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं क्लब फंजाई। क्या बोलेंगे इसको, क्लब फंजाई। ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट एक और चीज़, यहाँ पे बेसिडियो स्पोर्स को हमने क्या बोला, बाहर धकेला जा रहा है ना, न्यूक्लियस को किनारे पे बाहर धकेला जा रहा है। तो बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, एंडोजिनस की एक्सोजिनस। वेरी नाइस। तो इनका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, एक्सोजिनस फॉर्मेशन होगा। क्या मैं बेसिडियो स्पोर्स को सेक्सुअल स्पोर्स बोल सकती हूँ, पढ़ाया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले सेक्सुअल स्पोर्स, या फिर इनको बोलते हैं मियोस्पोर्स, क्योंकि मियोसिस से बनने वाले स्पोर्स को क्या बोला जाएगा, मियोस्पोर्स, है ना। और इनका जो फॉर्मेशन है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पे एक्सोजिनस ऑरिजिन हो रहा है। बताइए कोई परेशानी? ठीक है। तो मुबारक हो, ये कंप्लीट हो गया कौन सा, लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम। और यहाँ पे लाइफ साइकिल आपको कैसा देखने को मिलेगा, हैप्लॉन्टिक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें पूरी लाइफ साइकिल की ये है कि न्यूक्लियस का फ्यूजन, जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोटिक मियोसिस, और एक चीज़ और आप लिख सकते हो, सेक्सुअल स्पोर्स।
तो सेक्शुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन भी कहाँ पे होता है, ये सारा काम बेसिडिया में होते हैं। और सारे ग्रुप ऑफ बेसिडिया को मिला के हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प। एंड मशरूम में जो हम लोग खाते हैं वो बेसिकली क्या होता है उसका, बेसिडियो कार्प। एंड आप लोग बहुत लकी हो कि यहाँ पे बेसिडियो कार्प के टाइप्स नहीं पढ़ाऊंगी, हाँ, बाकी अदरवाइज इनका अरेंजमेंट कैसे होता है उसके बेसिस पे बेसिडियो कार्प बहुत सारी तरह की होती है, 5 तरह की, बट वो नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। चलो मुबारक हो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में, एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में। एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका लाइफ साइकिल मैं आपको टोटल पूरा नहीं पढ़ाने वाली हूँ, काम का है भी नहीं। अब आप एनसीईआरटी पढ़ना, सारी लाइन टू लाइन सारी कवर हो जाएगी इसमें। चलो एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर जैसे मान लो कि आपके पास ये फंगस है जो खुद कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ये वन मोर फंगस है और ये भी कैसी है, हैप्लॉइड है। अब ये दोनों बनाते हैं गैमेट्स। एंड गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेट्स भी हैप्लॉइड बनते हैं। तो फंगस गैमेट्स बनाते वक्त कौन सा डिवीजन शो करेगा, माइटोसिस। तो यहाँ पे कौन सा होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। अब ये दोनों मान लो गैमेट्स फ्यूज हो गए, गैमेट्स फ्यूज होने के बाद कंडीशन क्या हो गई, 2n आ गई। और 2n कंडीशन को आप क्या बोलते हो, जाइगोट बोलते हो, है ना। बाय द वे ये ऐसा होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ये है मुद्दे की बात। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे बेसिडिया फॉर्म किया था, बेसिडिया यहाँ पे एग्जैक्टली बेसिडिया की जगह बनता है कौन, एस्कस। और एस्कस का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर इसका डायग्राम देखोगे तो ये आपको बैग जैसा दिखाई दे रहा है, सैक लाइक दिखाई दे रहा है। सो दैट्स वाई हम एस्कोमाइसिटीज को और क्या बोलते हैं, सैक फंजाई, सैक फंजाई, क्योंकि इसमें जो एस्कस बनता है वो एक्चुअल में एक थैली के जैसा बनता है ना। तो अब इसमें क्या बोलेंगे कि ये न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, वो कहाँ पे होगा, एस्कस के अंदर होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियस हो गया, ये n+n कंडीशन है। तो न्यूक्लियस को पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ पे, एस्कस के अंदर। फिर इन दोनों का फ्यूजन होगा और इनकी दोनों के फ्यूजन से ये मान लो कि कंडीशन 2n जाइगोट बन गई। और फिर जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा। और मियोसिस से क्या होंगे, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे। कितने हैप्लॉइड न्यूक्लियस, n और n और n। और इन हैप्लॉइड इन स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आपने यहाँ पे बोला था बेसिडियो स्पोर, तो एस्कस के अंदर बनने वाले को बोला जाएगा एस्कोस्पोर। और फिलहाल यहाँ पे एस्कोस्पोर की संख्या कितनी है, यहाँ पे ये आपको एस्कोस्पोर 4 दिखाई दे रहे हैं। पर अगर इसमें फर्दर एक बार और माइटोटिक डिवीजन हो जाए, माइटोटिक डिवीजन जिसमें 1 से 2 सेल बनती है, तो 4 से कितने हो जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये सारे न्यूक्लियस कैसे हैं, हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पे इनकी संख्या जो है वो कितनी हो गई, 8 हो गई। तो वापस सुनो, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि न्यूक्लियस को ट्रांसफर कहाँ पे कर दिया जाएगा, न्यूक्लियर ट्रांसफर कहाँ पे हुआ, एस्कस के अंदर। फिर इन न्यूक्लियस का फ्यूजन कहाँ पे हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी कहाँ पे होगी, एस्कस के अंदर। फिर उसके बाद में दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी कहाँ पे हुआ। और फिर जाइगोट डिप्लॉयड होता है, बट फंगस तो हैप्लॉइड होती है। तो इसमें जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा।
तो उसको आप बोलते हो जाइगोटिक मियोसिस, वो भी कहाँ पे होगा, एस्कस के अंदर। और फाइनली इसकी वजह से ये वाले जो स्पोर्स बनते हैं, इन स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्को स्पोर्स बोलते हैं। अब या तो इसको स्पोर 4 बनेंगे या फिर इनकी संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सारे काम कहाँ पे हो रहे हैं, एस्कस के अंदर। और एस्कस के ग्रुप को मिला के हम क्या बोलते हैं, एस्को कार्ब बोलते हैं। जैसे बेसिडिया के ग्रुप को बेसिडियो कार्ब, यहाँ पे इसको एस्को कार्ब, कोई परेशानी इसमें नहीं। चलो अब एक लास्ट पॉइंट इसमें, आपने जैसे बोला था कि यहाँ पे बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन बाहर हो रहा है, बेसिडिया से बाहर हो रहा है, तो एक्सोजीनस ऑरिजिन था। बट ध्यान रखना कि इनका जो ऑरिजिन होगा वो कैसा होगा, एंडोजीनस ऑरिजिन होगा, क्योंकि ये बैग के अंदर बन रहे हैं, तो एंडोजीनस ऑरिजिन होगा। बताइए कोई परेशानी, एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो मुबारक हो, इसके साथ ही फंगस कंप्लीट हो गया। आपकी एनसीईआरटी की कोई भी लाइन नहीं बचेगी। अब पढ़ना घर जाके शांति से सब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो कंप्लीट।